हेलो फ्रेंड्स, ये है जस्ट रैकेट की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड सीरीज। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। एमओपी का अपना प्रिंट आउट लेकर बैठ सकते हो और साथ साथ ही मार्क करते जाना, साथ साथ ही लिखते जाना है। मैं जो भी चीज़ें मार्क करा रही हूँ, ठीक है। हमारा मोटिव रहेगा चैप्टर 6 में से मैक्सिमम कितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्योंकि चैप्टर का नाम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसलिए सबसे पहले बताया कि फाइल क्या होती है। फाइल के ऊपर एक फाइल नंबर होता है और सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा फाइल के अंदर जो पेपर्स होते हैं उनको 4 पार्ट्स में बांटा है। ये 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, इनकमिंग, ठीक है, जो फोन में होती है, इनकमिंग और आउटगोइंग। इनकमिंग जो भी पेपर आता है, इनकमिंग जो भी कम्युनिकेशन होता है वो, और आउटगोइंग पेपर की ऑफिस कॉपी, ठीक है। आउटगोइंग पेपर की ऑफिस कॉपी भी कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में होती है। उसके बाद हो गया नोट पोर्शन। नोट पोर्शन में सबको पता है कि कंटेन्स प्रोसेस शीट हाउ डिसीजन वाज टेकन। इसको सबको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि भाई क्या क्वेश्चन बन सकता है इन वर्ड्स के अंदर से, ठीक। फिर आ जाओ अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस। अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर हो गया एक तो लेंदी एनक्लोजर्स, जो रिसीट के साथ आ सकते हैं, या फिर आउटगोइंग अगर सपोज ऑफिस कॉपी है और आपने ऑफिस कॉपी के साथ एक पीछे 50 पेज का कोई एनक्लोजर भेजा है, तो भाई ये 50 पेज का इंक्लोजर बीच में लगा रहेगा फाइल के कॉरेस्पॉन्डेंस में, तो उसकी रीडिंग में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए लेंदी एनक्लोजर्स जो है उसको अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट में, यानी उसके पीछे लगा देंगे, ठीक है, विच आर लाइकली टू ऑब्स्ट्रक्ट स्मूथ रीडिंग। उसके बाद आ जाओ अपेंडिक्स टू नोट पोर्शन में। इसके अंदर से जो मेन चीज है उसको मैं अंडरलाइन करती हूँ। समरी हो सकती है या स्टेटमेंट हो सकती है। देखो इसके जो कीवर्ड्स है ना, उसके कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि अ समरी और द स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस्ड ऑन द फाइल आर कॉल्ड या इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड अपेंडिक्स टू द नोट पोर्शन। फाइन। इसका मतलब फाइल के ऊपर जो भी क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्ट डील किया गया है, उससे रिलेटेड एक समरी, एक स्टेटमेंट जिसमें कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी हो, ठीक है। फाइल के ऊपर सब्जेक्ट जो भी डील किया है उसके बारे में नोट पोर्शन लगा होगा। अब सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल है, कोई रिपोर्ट है जिसको कि इसका की एनालिसिस है, ठीक है। सेकंड पैरा में आप किसी रिपोर्ट की बात कर रहे हो और वो रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर एनालिसिस पर बेस्ड है, तो उसका एनालिसिस भी नीचे डाल दोगे तो स्मूथ रीडिंग नहीं आएगी नोट की। तो इसलिए सपोज वो जो एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस किया, उसको अपेंडिक्स क्वेश्चन में लगा दिया कि सेकंड पॉइंट के साथ उसको रेफर कर दोगे कि भाई वहां पे पढ़ लो इसको, कि एनालिसिस भी है उसका, ठीक है। तो मेन नोट अगर ऑब्सक्योर हो रहा हो किसी भी पर्टिकुलर लेंदी एनालिसिस की वजह से, लेंदी एक्सप्लेनेशन की वजह से, तो वो सब जो लेंदी चीजें हैं उन सबको अपेंडिक्स टू नोट्स में डाल देना है, ठीक है, और उसको रेफरेंस दे देना है नोट के अंदर कि इसका एनालिसिस जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद ई फाइल के जो मेन कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर 6 दे रखे हैं। नोट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर है ड्राफ्ट कम्युनिकेशन। देखो नोट्स और कॉरेस्पॉन्डेंस तो सेम है। इसके बाद है ड्राफ्ट कम्युनिकेशन जो कि एडिटेबल होता है। फिर उसके बाद रेफरेंसेस, देन देयर लिंक्ड फाइल एंड देन देयर आर अटैच्ड फाइल। आई रिकमेंड ये 6 के 6 रट लेना कि भाई ई फाइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। भाई ये फाइल है तो फाइल को आप मैनेज कैसे करोगे। पहली चीज, उसका फाइल नंबर इस तरीके का होना चाहिए कि वो इजी आइडेंटिफाई हो जाए। तो फर्स्ट थिंग, उसका फाइल नंबर ही हम इस तरीके का कुछ देंगे। और दूसरी चीज, फाइल को मैनेज कैसे करना है, यानी फाइल के अंदर जो पेपर्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया जाए, उनको किस तरीके से फाइल किया जाए, कैसे पंच करना है, कैसे उनको मैनेज करना है। तो ये दोनों चीजें आती हैं आपके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर फाइल नंबरिंग सिस्टम के बारे में। फाइल नंबरिंग सिस्टम जो है वो 2 तरीके का हो सकता है, एक तो फंक्शनल और एक कन्वेंशनल, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसको फाइल नंबरिंग बेस्ड ऑन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विच फाइल नंबरिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, तो देन इट इज कन्वेंशनल फाइल नंबरिंग सिस्टम। बढ़ते हैं आगे।
तो सबसे पहले आपका फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम विच वाज डेवलप्ड बाय DARPG। और ये कैसे डेवलप किया गया, पहले आइडेंटिफाई किए कुछ कॉमन फंक्शंस जो कि हर मिनिस्ट्री के अंदर इस तरीके के सेक्शंस होते हैं, और फिर उनको कोड दे दिया। ठीक, तो ये ABCD से I तक तो ठीक है, बट इनको कैसे लर्न करोगे कि A पे कौन सा है, B पे कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ। इनके हम स्टार्टिंग के लेटर लिख लेते हैं, EWVCHPFPR। इसको ऐसे कर लेना, एवरी वीकेंड विक्टर chased his pet furry perfect rabbit। ठीक है, एवरी वीकेंड विक्टर चेज हिज पेट फरी परफेक्ट रैबिट। ओके, तो इससे आपको ये याद रह जाएगा, E फॉर एस्टेब्लिशमेंट, W से वेलफेयर, देन विजिलेंस, कॉमन ऑफिस सर्विसेज, हिंदी, फिर आपका पब्लिक PR पब्लिक रिलेशंस, और F से हो गया आपका फाइनेंस बजट वगैरह, पार्लियामेंट और RTI। ठीक है, अगर ये सेंटेंस याद रहेगा तो इसके इनिशियल से आप ऑटोमेटिकली ABCDEFGHI तक कोडिंग कर लोगे। अब आपका फंक्शनल फाइल नंबर जो होता है उसके अंदर ABCD कोड्स के अलावा, जो हमने अभी पीछे देखे हैं I तक, उनके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उनके अलावा बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उसके अंदर होता है सीरियल नंबर ऑफ द फाइल ओपन ड्यूरिंग द ईयर, और नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द ईयर ऑफ ओपनिंग। तो ये सारी चीज़ें फंक्शनल फाइल नंबर में आपको पता चलेगी। एक फंक्शनल फाइल नंबर का आपको एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज ABCD में D जो था वो था कॉमन ऑफिस सर्विसेज। कॉमन ऑफिस सर्विसेज की फाइल अगर आपको खोलनी है तो हम लिखेंगे D। व्हाट इज D, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सपोज कि अगर कोई फाइल नंबर लिखा हुआ है तो उसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को डिनोट करता है। तो D डिनोट्स फंक्शन। ये जो A से लेके I तक थे ये सारे फंक्शंस थे, या फिर इनको हम बेसिक हेड बोल सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक हेड D है। कॉमन ऑफिस सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं, तो कॉमन ऑफिस सर्विसेज में इस तरीके से कोड दे रखे हैं 1 2 3 4 5 से लेके, सपोज बहुत सारे हैं। उसमें 12 नंबर पे आता है CGHS। तो सपोज CGHS से रिलेटेड फाइल है तो हमने लिखा 12। तो व्हाट इज दिस 12? 12 इज एक्चुअली प्राइमरी हेड। या फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी यानी किससे रिलेटेड फाइल है आपकी, CGHS से रिलेटेड कोई फाइल है। अब CGHS के से रिलेटेड भी बड़े सारे काम हो सकते हैं। कन्वेंशनल फाइल नंबरिंग सिस्टम, फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम क्यों आया? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन फाइल नंबरिंग सिस्टम। लेकिन कुछ सेक्शंस, कुछ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी भी कन्वेंशनल फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं। कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम मतलब जो पहले से चला आ रहा है, यानी पहले से उन्होंने कुछ कोड बांट रखे हैं अपने मिनिस्ट्री के अंदर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कुछ कोड्स बांट रखे हैं, और उन्हीं के हेड में वो फाइल खोलते हैं। उसके अंदर ABCD ऐसे नहीं आता है।
ठीक है, उनके अपने कोडिंग चल रही होती है कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल मतलब जो हमेशा से चला आ रहा है, और फाइल नंबर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम को सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पर बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, कोई सब्जेक्ट कोड हो सकता है, फिर उसके बाद सब हेड कोड, और अगेन सी डी और ई तो सेम ही है कि सीरियल नंबर ऑफ द फाइल ओपन। सपोज डिपार्टमेंट ने इस तरीके से हेड सब्जेक्ट कोड वगैरह दे रखे हैं, तो आप उसी के अंदर फाइल खोलोगे। जब सपोज 5 के सब्जेक्ट कोड की फाइल खोलते हो, तो फाइल 5/1/2018 डैश एडमिन की फाइल है। इस तरीके से एक कन्वेंशनल फाइल है जिसमें कि हमें नहीं पता कि 5 जो है वो किस चीज़ का कोड है, तो वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का अपना खुद का कोड होगा। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल फाइल सिस्टम, तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए डीआरपीजी ने फंक्शनल फाइल सिस्टम को डेवलप किया, ताकि हर मिनिस्ट्री हर डिपार्टमेंट के अंदर जो फाइल नंबरिंग है वो एक जैसी हो जाए, ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। कई बार इस तरह की रिसीट आती है जिसके अंदर सिर्फ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मांगी होती है कि अपने सेक्शन से रिलेटेड कि कितनी फाइल्स रीड आउट करी, सिर्फ छोटी मोटी कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आती है। तो सपोज इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है और यहाँ पर साइन हो रखे हैं, तो आप क्या करोगे, यहीं पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे के यहीं पे साइन मार के उसको वापस कर दोगे रिसीट को, तो यानी कि फाइल ओपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो नॉर्मली प्योरली रूटीन टाइप के अगर काम होते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्योरली रूटीन वर्क, इससे रिलेटेड रिसीट थी, जैसे कि अनक्लासिफाइड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नोटिस ऑफ हॉलीडे और मिसलेनियस सर्कुलर्स कई बार आ जाते हैं कि नोटिस ऑफ हॉलीडे आ गया, अब उसका क्या करोगे, फाइल थोड़ी पुटअप करोगे, फाइल पे थोड़ी देखोगे कि हाँ भाई हॉलीडे है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की केसेस के अंदर कोई नई फाइल नहीं खुलती है। इसके अलावा सोर्स रिसीट पर ही छोटी मोटी नोटिंग करके अगर काम चल जाए, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी बट कुछ भी उसके ऊपर कमेंट्स मांगे हैं, तो अगर यहीं पर आपका कमेंट लिख के काम चल जाए और उसको वापस कर दो, तो तब भी कोई नई फाइल खुलने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़, अनलाइकली टू जनरेट फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। कई बार इस तरीके की होते हैं रिसीट्स जिसके अंदर की फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी एक बार का काम है बस, तो उसके लिए नई फाइल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक मिसलेनियस फाइल के अंदर रख दो और इस मिसलेनियस फाइल को एट द एंड ऑफ द ईयर डिस्ट्रॉय कर दो। तो इस तरीके की रिसीट के अंदर फाइल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका फाइल रजिस्टर। फाइल रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। क्वेश्चन इस तरीके से, रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर इज कॉल्ड अ फाइल रजिस्टर। अब फाइल रजिस्टर में होता क्या क्या है वो यहाँ पे देख सकते हो। फाइल नंबर हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया, उसके डेट ऑफ ओपनिंग, जिस टाइम पे फाइल को खोल रहे हो उस टाइम पे ये 3 कॉलम्स आपके फिल हो जाएंगे। ठीक है, फाइल का नंबर कुछ दोगे, उसका सब्जेक्ट लिखोगे और उसका डेट ऑफ ओपनिंग। फिर आफ्टर दैट जब उसके अंदर फाइनली केस जो है वो खत्म हो जाएगा और क्लोज का टाइम आ जाएगा, फिर डेट ऑफ क्लोजिंग, क्लासिफिकेशन ईयर ऑफ रिव्यू अगर उसकी कैटेगरी सी है तो, और एनी रिमार्क्स। ठीक है, इसके बाद है आपका फाइल मूवमेंट रजिस्टर, जिससे कि पता चलेगा कि फाइल जो है वो इस टाइम पे कहाँ पर है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर फाइल का फाइल मूवमेंट रजिस्टर है, तो उसका फाइल नंबर, उसका सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, कहाँ पर गया, डेट कहाँ पर है, अपडेट, मतलब कैसे कैसे उसकी मूवमेंट हुई है उस तरीके से इसके अंदर रिकॉर्ड करना है। अब फाइल ओपन हो गई, अब फाइल के अंदर पेपर्स फाइल करने हैं। तो हमने पढ़ा था कि फाइल्स के कितने पार्ट हैं, नोट्स पोर्शन हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, अपेंडिक्स टू नोट्स और अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस। नोट पोर्शन सबसे पहले, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन आ गया जिसके अंदर की पीयूसी, एफआर वगैरह सारी चीज़ें, ऑफिस कॉपी और ये सब इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद अपेंडिक्स टू नोट और उसके बाद अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो नोट पोर्शन है या फिर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, यहाँ पर उसको पंच करना है, यानी 1 इंच इतना मार्जिन देके उसको अप्रोप्रिएटली पंच करना है। टॉप टू बॉटम के अंदर उसको लगाना है विद द ओल्डेस्ट रेफरेंस सबसे ऊपर और लेटेस्ट बॉटम में, यानी कि डेट वाइज लगाओगे तो सबसे ऊपर ओल्डेस्ट डेट का और उसके बाद लेटेस्ट डेट का। और पेज नंबरिंग कैसे करनी है, 1 सबसे पहले और फिर लास्ट में, जैसे सपोज 20 तक है उसने बोला 20 एंड में। अब एक क्वेश्चन,
कि सपोज आपके पास एक फ्रेश रिसीट आई है और एज पर द क्रोनोलॉजी ऑफ द फाइल उसको 23 नंबर मिलना चाहिए, तो क्या उसको फाइल पे सबसे ऊपर लगा सकते हैं, यस और नो? तो यस, उसको फाइल पे सबसे ऊपर लगा सकते हैं। समटाइम्स लेटेस्ट पीओसी और एफआर इज केप्ट ऑन क्विक ऑन टॉप फॉर क्विक एक्सेस, ठीक है, उसको टॉप पे लगा सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली रेफरेंसिंग और प्रॉपरली उसकी डॉकेटिंग होनी चाहिए। और जब उस फाइल के ऊपर काम खत्म हो जाए तब इसको आप पीछे 23 नंबर पेज पे लगा दोगे, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद है कि जो नोट पोर्शन है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन है और ये फाइल का ऊपर वाला कवर है और ये फाइल का लास्ट वाला कवर है। इस तरीके से फाइल हमने लगा रखी है अपनी। तो फाइल के ऊपर वाले कवर के अंदर जो आप टैग करोगे नोट पोर्शन को, तो उस नोट पोर्शन का ऊपर वाला टैग जो है वो फाइल के अंदर टैग होएगा और इसका जो पीछे वाला टैग है वो लूज रहेगा, ठीक है। सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर ये अगर कॉरेस्पॉन्डेंस है तो इसका ऊपर वाला टैग जो है वो लूज रहेगा और इसका पीछे वाला टैग जो है वो फाइल के अंदर टैग हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका राइट एंड, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस का जो राइट एंड है वो टैग रहेगा और नोट पोर्शन का जो लेफ्ट एंड है वो टैग रहेगा, यानी इसका राइट एंड लूज रहेगा। भाई किसका कौन सा एंड लूज रहेगा और टैग्ड रहेगा ये पता होना चाहिए। तो नोट का लेफ्ट एंड टैग्ड, राइट एंड लूज और वाइस वर्सा इज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, लेफ्ट एंड लूज और राइट एंड टैग्ड। फाइलिंग ऑफ पेपर्स में आगे देखते हैं। अब जो रिसीट और इशू है उनको क्या, दैट आर टू बी इंडिकेटेड इन रेडिंग। फाइल अगर बल्कि है, और बल्कि कैसे हो सकती है फाइल, कि जब किसी रिसीट के साथ कोई बहुत मोटा सा एनक्लोजर आया हो, ठीक है। यहाँ पर वो एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज कोई एक डीओ लेटर आया था और उसके साथ एक 50 पेज का एनक्लोजर अलग से आ गया, 50 पेज की रिपोर्ट है एक, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि फाइल को बल्कि होने से हमें बचाना है, तो दैट मीन्स कि ये जो एनक्लोजर है इसको हम कहाँ पर लगाएंगे। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम कि जो अगर सपोज रिसीट के साथ कोई बल्कि एनक्लोजर है तो उसको कहाँ पर लगाओगे, क्योंकि वो रिसीट है तो कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में जाएगी, तो उसका जो बल्कि एनक्लोजर है वो जाएगा उसके अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस में, ठीक है, अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस। सिमिलरली नोट पोर्शन के साथ अगर कोई अपेंडिक्स टू नोट है और जिसकी वजह से नोट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है या फिर लेंदी हो रहा है, तो उसको हम अलग रखेंगे। फिर फाइल को बल्कि होने से बचाने के लिए ये जो एनक्लोजर है और ये अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसके लिए एक फाइल कवर अलग भी ले सकते हैं, है ना। सेपरेट फाइल कवर्स में भी मेंटेन्ड। अगर क्वेश्चन आए कि अपेंडिक्स टू नोट और अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए उनको कहाँ पर रखेंगे, तो दे कैन बी मेंटेन्ड इन अ सेपरेट फाइल कवर्स, फाइन। इसके अलावा जो रूटीन रिसीट है, सपोज तुमने कुछ भेजा किसी डिपार्टमेंट के अंदर और उस डिपार्टमेंट से एक एक्नॉलेजमेंट वापस आया है, दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट ओनली, कि हाँ हमें आपका जो पेपर है वो मिल गया है, तो ये यूजलेस रिसीट है, इस एक्नॉलेजमेंट का कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके के अगर या फिर कुछ रिमाइंडर आया है, सपोज आपके पास कोई एक ओएम आया है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, जिसपे फाइल ऑलरेडी पुट अप है, बट क्योंकि डिसीजन में टाइम लग रहा है तो उधर से एक रिमाइंडर आ गया आपके पास उसी ओएम पे, ठीक है, जबकि आपने वो ओएम पुट अप कर रखा है, तो ये रिमाइंडर बेफालतू की चीज़ है आपके लिए। तो ये रिमाइंडर और ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट वगैरह इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इनको फाइल को क्लटर होने नहीं देना है इनकी वजह से। तो ये सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फाइल के पीछे एक अलग से फाइल कवर में डाल के उसको फाइल के साथ ही बांध सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ भाई अब काम पूरा हो चुका है और ओएम के ऊपर का जो जवाब है वो आपने मिनिस्ट्री में भेज दिया है, तो इस रिमाइंडर का कोई काम नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा फोल्डर आपने रखा था फाइल के नीचे, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट रिमाइंडर इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसके अंदर कोई भी ऑडिट या फिर लीगल नेसेसिटी की चीज़ें ना लगी हुई हों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द फाइल इज नॉट बल्कि, अगर फाइल बल्कि नहीं है तो अपेंडिक्स टू नोट और अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो मेन फाइल के अंदर ही रख सकते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिव नोट पोर्शन के अंदर और रेस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर उसको एज इट इज लगा सकते हैं जैसे कि उसके अंदर होता। इसके बाद टू फैसिलिटेट इजी हैंडलिंग ऑफ फाइल व्हेन द नोट्स प्लस द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द फाइल बिकम बल्कि,
यानी कि 150 से 200 पेज की फाइल अगर हो जाती है तो उसको स्टिच करके उसको वॉल्यूम 1 दे सकते हो। फाइन। फर्दर पेपर्स ऑन द सब्जेक्ट विल बी एडेड टू द न्यू वॉल्यूम ऑफ द सेम फाइल, और उसको वॉल्यूम 2 दे सकते हो। तो ये यहाँ पर एक इंडिकेशन दे रखा है लिमिट का कि भाई कितनी पेज की फाइल को बल्कि फाइल कहा जाएगा जब उसको वॉल्यूम बना दिया जाए। तो 150 से 200 पेज की जब फाइल हो जाए तो उसको तुम वॉल्यूम 1 का नाम दे सकते हो। ठीक है। वॉल्यूम 2 के अंदर और सब्सिक्वेंट वॉल्यूम्स के अंदर जो पेज नंबरिंग है वो कंटिन्यूटी में रहेगी कि 200 पेज तक अगर तुमने पेज नंबरिंग कर दी थी तो वॉल्यूम 2 के अंदर पेज नंबरिंग जो है वो 201 से शुरू होगी, नोट की भी और ड्राफ्ट की भी। नोट के पोर्शन पे सपोज 50 नंबर तक गया था नोट, तो आपके वॉल्यूम 2 का जो नोट है वो 51 से स्टार्ट होगा। तो दे आर टू बी मेड इन कंटिन्यूटी। अब देखो फाइल के अंदर पेपर्स को कैसे अरेंज करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले रूल या फिर एक्ट लगाओगे, खुद ही बता सकते हो वैसे तो ये। उसके बाद आप नोट बनाते हो, फिर उसके बाद डीएफए लगाते हो, फिर उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है। यहाँ तक तो हर कोई करता ही है। इसके बाद की चीज़ तो तब काम आती है जब आपने वो चीज़ें यूज़ करी हो, जैसे कि अपेंडिक्स टू नोट। जनरली यूज़ करते नहीं है हम अपेंडिक्स टू नोट और कॉरेस्पॉन्डेंस, इसके बाद आएगा। फिर इसके बाद आगे अगर आपने स्टैंडिंग गार्ड फाइल यूज़ करी है, स्टैंडिंग गार्ड फाइल, या फिर प्रेसिडेंट बुक, किसी बुक के अंदर आपने प्रेसिडेंट बुक एक बना रखी है सेक्शन के अंदर, अगर मेंटेन कर रखी है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का केस दोबारा से आया है और उसका एक प्रेसिडेंट आपके सेक्शन के अंदर हो चुका है तो प्रेसिडेंट बुक हो गई। या फिर कोई रेफरेंस फोल्डर आपने बना रखा है जिसके अंदर की सारे इंपॉर्टेंट ओएम्स और लेटेस्ट गाइडलाइंस वगैरह हैं, तो वो एक रेफरेंस फोल्डर में आपने लिख रखी है। ठीक है। ये सब करने के बाद फिर अब क्या बचा, कोई अगर सपोज कोई दूसरी फाइल आपने रेफर करी है तो उसके एक्सट्रैक्ट्स और कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉपीज ऑफ ऑर्डर, रेजोल्यूशन, गजेट वगैरह ये यहाँ पर आएंगे। तो एक्सट्रैक्ट्स लिख देती हूँ मैं। एक्सट्रैक्ट से समझ आ जाएगा कि किसी और फाइल के एक्सट्रैक्ट आई हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नोट और कॉरेस्पॉन्डेंस किसी का भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है। इसके बाद ये तो एक्सट्रैक्ट्स हो गए किसी चलती हुई फाइल के। फिर अगर कोई रिकॉर्डेड फाइल पूरी की पूरी आपने रेफर करी है, रिकॉर्डेड फाइल के अंदर से कुछ रेफर आपने किया अपने नोट में, तो उसके बाद आ गई आपकी रिकॉर्डेड फाइल। और 9 आपका सेपरेट फोल्डर में मैंने बताया था कि अभी पीछे सेपरेट फोल्डर के अंदर हम रूटीन वाली चीज़ें रख लेंगे जो कि फाइल को बल्कि करती हैं, सिर्फ वो किसी काम की नहीं है। तो रूटीन नोट्स एंड पेपर्स, अब है तो वो फाइल का ही पार्ट ना, तो अलग से उसको सेक्शन में तो नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए लगाना तो फाइल में पड़ेगा। तो इसलिए रूटीन नोट्स एंड पेपर को एक अलग फोल्डर में डाल के फाइल के नीचे लगा के उसको बांध के आपकी फाइल बन गई। नेक्स्ट देखो अब ई फाइल के बारे में क्या है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स इंक्लूडिंग स्कैन कॉपी ऑफ पीयूसी एंड एफआर आर अटैच्ड एंड अपलोडेड टू ई फाइल। हमने देखा कि फिजिकल फाइल में 150 से 200 पन्नों की फाइल जो है वो बल्कि फाइल हो जाती है, लेकिन ई फाइल के अंदर कोई नए वॉल्यूम की नीड अराइज ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें अपलोड होती जाती है उस ई फाइल के अंदर। ई फाइल में तो बहुत स्पेस है ना। इसके बाद क्योंकि ई फाइल बल्कि नहीं होती है तो इसलिए उसके अंदर अपेंडिक्स टू नोट और अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस का कोई नीड नहीं है। फाइन। रेफरेंसिंग में सबसे पहले काम की बात है कि सेपरेट नंबरिंग करनी है। किनकी सेपरेट नंबरिंग? नोट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, अपेंडिक्स टू नोट और अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग, इनकी सेपरेट नंबरिंग करनी है इन पेन। ये करनी है पेन से। दूसरी चीज, ब्लैंक पेज को कोई नंबर नहीं देना है। नेक्स्ट, रिसीट या इशू है उसको रेडिंग से बताने के तो हम पहले भी बता चुके हैं कि रिसीट या इशू कुछ भी है तो वो उसको आप रेडिंग से इंडिकेट करना है। इसके बाद जो पीयूसी या एफआर होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एफआर बड़े सारे हैं तो उसको FR1 FR2 इस तरीके से करना है फ्लैग। और एक से ज़्यादा पीयूसी भी हो सकते हैं कि भाई एक केस खत्म हो गया फिर नेक्स्ट पीयूसी आ गया, तो एक से ज़्यादा पीयूसी भी हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आपने पीयूसी का फ्लैग लगा दिया उसके ऊपर तो आप पेज नंबरिंग नहीं करेंगे। पेज नंबरिंग तो तब भी होगी। फाइन। और पीयूसी और FR1 इसका फ्लैग, FR2 का फ्लैग, इसके अलावा कि अगर डिफरेंट पेपर्स हैं इसके अलावा तो उनको A और B इस तरीके से फ्लैगिंग करनी है। ये आई गेस आप सबको पता ही है। बेसिकली इसके अंदर से बस कि रेड इंक के अंदर इस चीज़ को लिखना होता है, ब्लैंक पेजेस को नंबर नहीं करना है, पेन से राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर पेज नंबरिंग करनी है, और इन सब चीज़ों को अलग अलग सेपरेटली पेज नंबरिंग करनी है इनकी, नॉट इन कंटिन्यूशन।
नेक्स्ट देखो वो क्या कहता है कि अगर आपने फाइल के साथ, ये मेन फाइल है जिसके ऊपर आपका काम चल रहा है, और उसके साथ कोई रिकॉर्डेड फाइल लगाई है ना। हमने जब क्रोनोलॉजी करी है कि फाइल के अंदर पेपर कैसे फाइल करने हैं, कि सबसे ऊपर एक्ट्स या रूल आएंगे, और फिर आप नोट पोर्शन लिखोगे, फिर आप डीएफए लगाओगे, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर अपेंडिक्स वगैरह वगैरह। इस तरीके से लास्ट सेकंड लास्ट पे था कि कोई रिकॉर्डेड फाइल है, अगर आपने वो भी अपनी मेन फाइल के साथ अटैच करी है, recorded files and other papers put up with the current file are flagged with alphabetical slips. Only one alphabetical slip will be attached to a recorded file or compilation. सिर्फ एक अल्फाबेटिकल स्लिप ही अटैच होगी रिकॉर्डेड फाइल के साथ। अगर सेम फाइल और सेम कंपाइलेशन के अंदर दो से ज़्यादा पेपर को आपको रेफर करना है, तो आप उनको कैसे रेफर करोगे, इस तरीके से। यानी एक तो आपने कोई फ्लैग लगा दिया, उसके अलावा और पेपर्स आपको रेफर करने पड़ रहे हैं, तो उसके अंदर आप अलग अलग फ्लैग लगाओगे और फ्लैग को नंबरिंग दोगे इस तरीके से। यानी फ्लैग का नेम, कॉरेस्पॉन्डेंस का पेज नंबर 23, कॉरेस्पॉन्डेंस का पेज नंबर 17, इस तरीके से उसको आपने नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट है कि सपोज आपका कोई केस है जिसकी नोटिंग आप बना रहे हो, और उस नोटिंग के अंदर कोई कंपाइलेशन या फिर कोई ऐसा रूल आप रेफर करना चाह रहे हो, और जो आपको पता है कि वो रूल आप जिस ऑफिसर को फाइल सबमिट करने वाले हो, ये कंपाइलेशन और रूल की कॉपी जो है वो इनके पास पहले से ही है, तो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को पुटअप करना है फाइल के साथ। अगर आपने उस चीज़ को फाइल पे पुटअप नहीं करा, तो आप क्या रिमार्क लिखोगे उसके ऊपर पेंसिल से, तो नोट के मार्जिन पे क्या रिमार्क लिखना है, नॉट पुटअप। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। इसके बाद जो फ्लैग्स है वो फ्रंट साइड पे लगता है कि बैक साइड पे लगता है, तो फ्लैग जो है वो पेपर की बैक साइड पे लगता है, ठीक है। बैक साइड पर उसको पिन करना है या फिर स्टक करना है, कैसे भी। और फ्लैग्स को इस तरीके से लगाना होता है कि 3-4 लगाए हैं अगर, कि सारे फ्लैग्स जो है वो इजीली विजिबल हो। फाइन। ई फाइल के अंदर आपको नंबरिंग का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके अंदर अपने आप नोट को और कॉरेस्पॉन्डेंस को सेपरेटली सीरीज के अंदर नंबर दे दिए जाते हैं। इसके बाद सिस्टम के अंदर रिसीट को कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर पीयूसी और एफआर देने का भी प्रोविजन होता है, जो कि चेंज नहीं हो सकता। और जब आप पेपर में रेफरेंसिंग करते हो, तो पीयूसी या एफआर अलग से रेफर नहीं होता, वो पेज नंबर ही रेफर होता है, और उतना ही काफ़ी है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ई फाइल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डॉकेटिंग। इट मीन्स मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन द नोट पोर्शन ऑफ अ फाइल अबाउट सीरियल नंबर असाइंड टू ईच आइटम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ये मैंने एज इट इज इसलिए पढ़ा ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक डेफिनेशन है, जो कि डॉकेटिंग की डेफिनेशन है, ठीक है, ताकि आपको इसके कीवर्ड्स पता चल जाए, इसके डेफिनेशन के अंदर क्या क्या था। तो डॉकेटिंग का मतलब है कि हर आइटम कॉरेस्पॉन्डेंस की एक आइटम 1 पेज की भी हो सकती है, कॉरेस्पॉन्डेंस की कोई आइटम 10 पेज की भी हो सकती है, तो पूरी एक आइटम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाई जाएगी, ना कि हर पेज की डॉकेटिंग करनी होती है। 1 आइटम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस की डॉकेटिंग होती है, ठीक है। अब पहले आपने डॉकेटिंग कर दी, डॉकेटिंग के बाद रिमार्क्स ऑफ हायर ऑफिसर, और रिमार्क्स के बाद आपका नोट शुरू होता है। तो ये है इसकी क्रोनोलॉजी नोट के अंदर, ठीक है। ये सब नोटिंग के अंदर हो रहा है। रिमार्क्स ऑफ हायर ऑफिसर आर एज इट इज, उनको एज इट इज रिप्रोड्यूस किया जाता है बिफोर रिकॉर्डिंग द नोट। अब डॉकेटिंग इन ई फाइल के अंदर ये जो रिमार्क्स वगैरह की चीज़ें हैं, ये कैसे यूज होती हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने ये पहले भी बता चुकी हूँ कि रिसीट के अंदर ही एक रिमार्क की फील्ड होती है, जिसके अंदर मिनिस्टर या सीनियर ऑफिसर अपने रिमार्क को, अपने भी जो भी रिमार्क्स है उनको, जो भी कमेंट्स है उनका रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे आपने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है इसको कमेंट्स को, उसी तरीके से अपने नोट पोर्शन, ई फाइल के अंदर भी नोट पोर्शन के अंदर मिनिस्टर और सीनियर ऑफिसर के रिमार्क्स जो है उनको टाइप करके उसको हाइपर लिंक कर सकते हैं, कि वो रिमार्क्स जो है वो कौन सी रिसीट कहते हैं उसको हाइपर लिंक, जैसे रेफरेंसिंग का हाइपर लिंक क्रिएट हो जाता है उस तरीके से हाइपर लिंक कर सकते हैं। फाइल्स को लिंक भी किया जा सकता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा करंट फाइल्स के अंदर का जो सब्जेक्ट है इतना इंटरकनेक्टेड है कि हमें लगता है कि भाई इन सारी फाइलों के अंदर एक ही साथ इनको पुटअप करके एक ही साथ डिसीजन ले लेते हैं, तो उन सारी फाइलों को लिंक किया जा सकता है, ठीक है। अटैच फाइल को करना और लिंक करना फाइल को, ये दोनों अलग बातें हैं। लिंक करने का मतलब है कि इन सारी फाइलों का जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक ही साथ डील कर रहे हो, और अटैच करने के अंदर सिर्फ आप रेफरेंस पर्पज से किसी फाइल को किसी फाइल के नीचे अटैच करते हो, ठीक है। लिंक फाइल्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके और उसके ऊपर जो फ्लैप
आप बांधोगे उस फाइल बोर्ड के ऊपर, उस फ्लैप के ऊपर, इस तरीके से इस चीज़ को इंडिकेट कर देते हैं कि लिंक्ड फाइल इस तरीके से हैं, ठीक है। और वंस फाइल के ऊपर एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो लिंक फाइल को डीलिंक करोगे और सारे रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स वगैरह फाइल के अंदर लगा दोगे। अब आपका ई ऑफिस के अंदर कैसे होता है, ई फाइल के अंदर सिर्फ एक्टिव फाइल्स ही अवेलेबल होती है लिंकिंग या अटैच करने के लिए। तो दिस इज द प्रोबेबल क्वेश्चन कि ई फाइल के अंदर कौन सी फाइलें अवेलेबल है लिंकिंग या फिर अटैचिंग के लिए, सिर्फ एक्टिव फाइल्स। और वो फाइल्स जो है जो भी लिंक करनी है अटैच करनी है वो यूजर अकाउंट के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। वो किसी और की फाइल आप अपनी फाइल के साथ लिंक नहीं कर सकते, यानी फाइल आपको अपने अकाउंट में लेके आनी पड़ेगी और वो तभी लिंक होगी। इसके बाद है पार्ट फाइल। पार्ट फाइल सबको पता है कि कब खोली जाती है, जब आपकी जो मेन फाइल है वो बहुत टाइम तक या फिर कुछ टाइम तक आपके पास अवेलेबल नहीं है, फाइल ऑलरेडी सबमिशन के अंदर है और उसके रिटर्न का वेट किए बिना आप फाइल को पुटअप करना चाह रहे हैं, तो पार्ट फाइल खोल सकते हो। पार्ट फाइल के अंदर क्या क्या होगा, रिसीट होगी जो कि आप डील करना चाह रहे हो, जो कि मेन फाइल में नहीं डील हो पा रही है, और उस रिसीट से रिलेटेड नोट्स। पार्ट फाइल को नंबरिंग कैसे करनी है, पार्ट फाइल 1, पार्ट फाइल 2, इस तरह से। और मेन फाइल जब आपके पास वापस आ जाएगी तो डीलिंग ऑफिसर उसको मर्ज करेगा इमीडिएटली, और उसके अंदर रेफरेंसिंग किस तरीके से की जाएगी, फ्रेश रेफरेंसिंग होगी। ये बात जरूर नोट कर लेना कि मेन फाइल को पार्ट फाइल के साथ जब मर्ज करते हैं तो क्या पुरानी रेफरेंसिंग चल जाएगी, तो नो, पुरानी रेफरेंसिंग नहीं चलेगी, एक फ्रेश रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या ई फाइल के अंदर पार्ट फाइल्स मर्ज हो सकती है, तो नो, ई फाइल्स के अंदर पार्ट फाइल मर्ज नहीं हो सकती। अनलाइक द मर्जर ऑफ फिजिकल फाइल, फिजिकल फाइल में तो पेपर अनटैग करके एक साथ टैग कर देने हैं, इस तरीके से फाइल मर्ज हो जाती है। लेकिन ई फाइल के अंदर पार्ट फाइल जब खोलते हैं तो वो एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है और उसका खुद का एक फाइल नंबर हो जाता है, तो उसको मर्ज नहीं कर सकते, उस पार्ट फाइल्स को हम वहां पर क्लोज कर सकते हैं सिर्फ। तो इन ई फाइल पार्ट फाइल कैन नॉट बी मर्ज बट इट कैन बी क्लोज्ड ओनली। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पार्ट फाइल इज ओपन अगेंस्ट द मेन फाइल बाय एनी यूजर इफ ही और शी इज इन द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ दैट फाइल। ठीक है, अगर चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ द फाइल के अंदर है कोई ऑफिसर तो वो पार्ट फाइल खोल सकते हैं। अब है फाइल्स का ट्रांसफर, फाइल का रिकंस्ट्रक्शन और फाइल्स की री नंबरिंग। भाई अगर कोई काम किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को ट्रांसफर हुआ है तो उसकी सारी की सारी जो फाइलें हैं, चाहे वो ओपन है यानी करंट फाइल्स हैं, चाहे वो क्लोज्ड फाइल्स हैं, वो सारी की सारी एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी। अब जिस डिपार्टमेंट को काम मिला है और जिस डिपार्टमेंट को ये सारी की सारी फाइलें मिली है, उसका क्या काम है, इट विल नॉट रीक्लासीफाई और री नंबर द क्लोज्ड फाइल्स ट्रांसफर टू इट, यानी कि उनको रीक्लासीफाई कैटेगरी में या फिर उनको री नंबरिंग नहीं करेंगे, और जो ओपन फाइल्स आई हैं उनके पास तो कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी क्लोज कर दिया जाए और फिर फ्रेश फाइल्स पर फ्रेश नंबरिंग और फ्रेश फाइल नंबर्स के साथ काम किया जाए। ओपन न्यू फाइल्स अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ओन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन और डीलिंग विद द मैटर फर्दर। ठीक है, और दूसरी चीज, जब ये फाइल्स ट्रांसफर हुई हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तो एक लिस्ट के साथ ट्रांसफर होगी और अप्रूवल कौन देगा उसका, अप्रूवल ऑफ एचओडी विल बी टेकन। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास काम ट्रांसफर होता है और फाइल ट्रांसफर होती है तो किसके अप्रूवल से वो फाइल्स की जो लिस्ट है वो ट्रांसफर होगी, तो एचओडी के अप्रूवल से वो ट्रांसफर होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर कोई फाइल खो जाती है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कहाँ से कौन सी चीज लोगे वो देखना है, फाइल नंबर और सब्जेक्ट, यानी कि फाइल नंबर और सब्जेक्ट आप लोगे फाइल रजिस्टर से। फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत हो सकती है, पहली चीज फाइल रजिस्टर, दूसरी चीज जितने उसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस लगे हुए थे तो वो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से मांग लोगे, तो डिपार्टमेंट से आप क्या मांगोगे, कॉरेस्पॉन्डेंस, और उन कॉरेस्पॉन्डेंस पर बेस्ड एक सेल्फ कंटेन नोट बनाओगे। तो इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो फाइल्स का फिजिकल ट्रांसफर हुआ है लिस्ट के साथ। ई फाइल के अंदर फाइल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फाइल्स को ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स। तो हमने पढ़ा था फाइल की मूवमेंट को कहाँ पे ट्रैक करना है, फाइल मूवमेंट रजिस्टर के अंदर। अगर फाइल के साथ लिंक्ड फाइल्स हैं तो जिस फाइल की मूवमेंट आप ट्रैक कर रहे हो उस फाइल के नंबर के साथ आप वहीं पर लिंक्ड फाइल की भी एंट्री करोगे कि भाई ये लिंक्ड फाइल भी इसके साथ घूम रही है,
प्लस वो जो लिंक्ड फाइल है उसकी भी फाइल मूवमेंट हो रही होगी, तो उस लिंक्ड फाइल की भी फाइल मूवमेंट अलग से भी आप नोट करोगे। यानी लिंक्ड फाइल की फाइल मूवमेंट दो जगह पे नोट होगी, एक तो उसकी मेन फाइल के साथ और एक उसकी इंडिविजुअल जो कहीं और एंट्री हो रखी होगी वहां पर भी उसकी फाइल मूवमेंट लिखोगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई रिकॉर्डेड फाइल भी पुटअप की है आपने, तो मेन फाइल जहां पर भी मेन फाइल की मूवमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी मेन फाइल के साथ साथ रिकॉर्डेड फाइल की मूवमेंट भी वहीं पर रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्डेड फाइल की मूवमेंट उसके साथ साथ ही नोट करोगे। फिर अगर किसी और डिपार्टमेंट या किसी और सेक्शन की फाइल है तो उसको रिमार्क कॉलम के अंदर लिखना है। नेक्स्ट, कोई भी करंट फाइल बिना रिटर्न रिक्विजिशन के किसी और सेक्शन के अंदर नहीं देनी है जब तक कि उसकी फाइल मूवमेंट रजिस्टर के अंदर एंट्री नहीं हो जाती। और अगर अंडर सेक्रेटरी ने फाइल जो है वो किसी और सेक्शन को मार्क कर दी है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या फिर किसी कमेंट के लिए, तो वो फाइल पहले सेक्शन में आएगी, कंसर्न सेक्शन में, ताकि उसकी फाइल मूवमेंट रजिस्टर के अंदर एंट्री हो पाए और उसके बाद फिर वो उस सेक्शन में जाएगी जिस सेक्शन के अंदर अंडर सेक्रेटरी ने उसे मार्क किया था। अब जब अंडर सेक्रेटरी ने मार्क किया है कोई फाइल, तो मैंने बताया कि वो सेक्शन के थ्रू रूट होकर जाएगी, है ना। अंडर सेक्रेटरी ने फाइल जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन को मार्क की थी, तो वो उनके खुद के सेक्शन के थ्रू रूट होकर जाएगी ताकि वो सेक्शन फाइल मूवमेंट रजिस्टर में उसकी एंट्री कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि अंडर सेक्रेटरी ने डायरेक्टली उनको पर्सनली वो फाइल जाके दे दी काम को जल्दी करने के लिए किसी भी रीजन से, तो अंडर सेक्रेटरी जो है वो सेक्शन को इन्फॉर्म कर देंगे बस कि भाई ये फाइल जो है वो वहां पर चली गई है, तो वो ताकि उस चीज को नोट कर लिया जाए। सिमिलरली डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबव के पास तो पर्सनल स्टाफ है, तो वो पर्सनल स्टाफ जो है दैट विल मेंटेन द मूवमेंट्स ऑफ द पेपर, और जो भी मूवमेंट वगैरह है वो हायर ऑफिसर से या फिर मिनिस्टर से वो उसको नोट करते रहेंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई पेपर या फिर कोई फाइल उन्होंने मार्क करी है किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, तो सिमिलरली वो पेपर या फाइल जो है वो कंसर्न सेक्शन के थ्रू रूट होगा। ठीक है, वो पेपर या वो फाइल कंसर्न सेक्शन के थ्रू रूट होगी, यानी इसी तरीके से। अब ई फाइल के अंदर तो भाई ऑटोमेटिकली मूवमेंट वगैरह खुद ही रिकॉर्ड हो जाती है, कोई एंट्री वेंट्री करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ई फाइल के थ्रू अगर हम फिजिकल रिसीट की मूवमेंट कर रहे हैं तो ये यूजर की जिम्मेदारी है। यूजर विल हैव टू मेक श्योर कि भाई जिस फिजिकल रिसीट की उन्होंने एंट्री कर दी है, मूवमेंट एंट्री कर दी है, तो वो इंश्योर करे कि वो फिजिकल रिसीट या फिजिकल फाइल एक्चुअली भी चली जाए। ऐसा ना हो कि खाली मूवमेंट करिए और फाइल जो है वो सेक्शन में पड़ी हुई है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का अर्जेंसी ग्रेडिंग। इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत इजीली। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहली बात तो ई फाइल में और फिजिकल फाइल में कौन कौन सी अर्जेंसी ग्रेडिंग्स होती है? तो दोनों में अर्जेंसी ग्रेडिंग जो होती है वो सेम होती है, 3 ही होती है, इमीडिएट, प्रायोरिटी और टॉप प्रायोरिटी। इमीडिएट कब होती है? क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि जब इमीडिएट अटेंशन चाहिए हो, प्रॉम्प्ट अटेंशन चाहिए हो। प्रॉम्प्ट अटेंशन किसी डिपार्टमेंट की या किसी पर्सन की प्रॉम्प्ट अटेंशन चाहिए, तो उसके ऊपर लेवल क्या मार्क करोगे? इमीडिएट। और आप चाहते हो कि भाई आपकी जो रिसीट है, यानी आप जो किसी को भेज रहे हो, किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को जो भी चीज़ भेज रहे हो, वो उसको प्रायोरिटी पे डील करे। यानी कि प्रायोरिटी का लेवल तब लगता है व्हेन यू वांट कि बाकी सारी रिसीट को छोड़ के वो इस रिसीट पे पहले ध्यान दे। तो प्रीसीडेंस, यानी प्रीसीडेंस डिनोट करने के लिए प्रायोरिटी का लेवल लगता है। और टॉप प्रायोरिटी फॉर एक्सट्रीमली अर्जेंट केसेस। मेरिट डिस्पोजल इन प्रीसीडेंस के लिए प्रायोरिटी और प्रॉम्प्ट अटेंशन के लिए इमीडिएट। ये तीनों चीजें जरूर ध्यान रखनी है। क्या लोकसभा और राज्यसभा वाले क्वेश्चंस वाली फाइल के ऊपर इमीडिएट, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी लिखना जरूरी है? नो, इट विल नॉट बी नेसेसरी टू यूज एनी अदर अर्जेंसी ग्रेडिंग, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के लिए सेपरेट स्पेसिफिक फाइल कवर ही यूज होता है। ठीक है। और ई फाइल के अंदर वीआईपी यूज होता है लेवल। ई फाइल में इमीडिएट, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी तो सेम है, और जो लोकसभा और राज्यसभा के मैटर्स हैं उनके ऊपर लेवल यूज होता है वीआईपी। ये चीज याद रखने वाली है। इसके अलावा हर लेवल पे जो अर्जेंसी ग्रेडिंग है उसकी चीज को रिव्यू किया जाए कि क्या ये उतना टॉप प्रायोरिटी है जितना कि लिखा हुआ है। यानी अगर टॉप प्रायोरिटी लिखा है तो इज इट अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी? तो इस चीज का ध्यान रखना है। हर लेवल पर जो अर्जेंसी ग्रेडिंग है वो रिव्यू की जाएगी, और अगर नेसेसरी हुआ तो उसको रिवाइज भी किया जाए।
और स्पेशली जब दूसरे डिपार्टमेंट को हम केस प्रोसेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हर लेवल पे रिव्यू करके रिवाइज कर दिया जाए कि भाई फाइनली ये अर्जेंसी ग्रेडिंग है जो कि हम भेज रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका 6 चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 7। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।